हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ESOP, ESOP, बोनस शेयर, इशू ऑफ शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो ये सभी टॉपिक आपके कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। As per section 62(1) and B, a company can make a further issue of share to its employee under a scheme of employee stock option after passing a special resolution and complying with the prescribed condition. अब स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर हमारा सेक्शन आता है 62 सबसेक्शन 1B। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है या जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है ना, उन सभी को वहाँ पर जो भी हमारे नए शेयर्स आते हैं वो सभी को वहाँ पे इशू करती है। अब उसके अंदर क्या होता है, कंपनी ऐसा कब करती है, जो उसे सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ेगा एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर। उसके बाद में वो इस तरह के यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स वहाँ पे लेकर आती है। A private company can issue ESOP by passing an ordinary resolution। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी की कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है ना, उसके अंदर वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को वहाँ पे पास करना पड़ता है। बट अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी से अदर अगर कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी हो गया या कोई और कंपनी हो गया, तो उसके अंदर हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन वहाँ पे पास कराना पड़ता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, अब यहाँ पर आप इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोल सकते हैं। Employee stock option scheme involves the issue of share at a discount as compared to the market price to its employee as part of their employee compensation। अब कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं कंपनीज़ के अंदर, तो उनको क्या चाहिए होता है, कुछ इस तरीके का मोटिव चाहिए होता है। इससे क्या होता है, उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि वो आगे इस कंपनी के साथ में कंटिन्यू करके रख सके। कंपनीज़ क्या करती है, अपने अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए इस तरीके के यहाँ पे ऑफ़र्स को यहाँ पे लेकर आती है। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर क्या होता है, जो भी इनके जो शेयर्स वहाँ पे इशू करते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्काउंटेड रेट्स पे होता है। मतलब मार्केट के अंदर उसका रेट अगर 10 है, तो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे 9 में या 8 में वहाँ पे इशू करते हैं। अब ये यहाँ पे करने के लिए हमने यहाँ पे दो कंडीशंस देखी है, पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट की। अगर यहाँ पे हमारी प्राइवेट कंपनी है तो उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करवाती है। तो इस टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं, इसको यहाँ पर हम इसलिए निकालते हैं कंपनीज, जिससे एम्प्लॉयज़ को एक तरह का कॉम्पनसेशन दे पाए, एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए वहाँ पे एक मोटिवेशन वहाँ पे मिलता रहे। तो इस टाइप के जो स्कीम्स होती है, इसलिए यहाँ पे लेकर आई जाती। This is a volunteer scheme on the part of the company to give its employee a sense of belonging. Shares allotted under this scheme shall be locked in for a minimum period of 1 year from the date of allotment। अब ये जो इस टाइप की जो स्कीम्स होती है ना, ये एक वॉलेंटियर स्कीम होती है। मतलब कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं होता, वॉलेंटियर है। अगर आपको यहाँ पे इस टाइप के शेयर्स है अगर परचेज़ करने हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे परचेज़ नहीं करने तो आपके ऊपर ऐसी कोई मैंडेटरी स्कीम यहाँ पे नहीं लगाई जाती। कंपनी टू गिव इट्स एम्प्लॉय सेंस ऑफ बिलोंगिंग शेयर अलॉटेड, इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो कंपनी है ना, वो अपने जो शेयर्स होती है, वो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, उनको इस टाइप का एक यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे उनके लिए यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे उनके लिए शेयर्स वहाँ पे अवेलेबल कराती है। अब ये जो टाइम पीरियड गिवन होता है ना, ये सिर्फ यहाँ पे 1 साल तक की यहाँ पे वैलिडिटी यहाँ पे गिवन होती है। अब इस 1 साल के अंदर अगर कंपनी को वहाँ पे अगर इस स्कीम को वापस लेना होता है, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अमाउंट होता है ना, ये लॉक्ड हो जाता है। 1 साल तक के लिए उस कंपनी को वहाँ पे उनको इशू करना ही पड़ेगा। In other words, shares issued under ESOP cannot be disposed of within 1 year from date of allotment। जब भी कंपनी ने वहाँ पे अलॉटमेंट की डेट वहाँ पे डिसाइड की है, तो उसके 1 साल तक या तो कंपनी को वहाँ पे उसको करना ही पड़ेगा इशू, और उसको वहाँ पे बाद में जाके वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। तो ये आता है आपके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर। तो बेसिकली जो आपकी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, उसके अंदर ये बात देखी जाती है कि कंपनीज क्या करती है, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देने के लिए
ताकि वो उनके साथ में आगे कंटिन्यू करके रखे। तो इसलिए क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे इस टाइप के कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है। तो उसका ये एक स्कीम आती है जिसके अंदर वो डिस्काउंटेड रेट पे या फिर मार्केट से थोड़े कम रेट्स पे वहाँ पे उनको जो शेयर्स होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। और जितने भी यहाँ पे शेयर्स होती है ये कंपनी बाद में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती उसके, क्योंकि वो लॉक्ड हो जाते हैं 1 ईयर के लिए। उनका टाइम पीरियड की वैलिडिटी होती है 1 साल तक की। तो ये आता है आपके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में। इसके बाद में आपका सेकंड आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर का आपका सेक्शन आता है यहाँ पे 63। बोनस शेयर आर शेयर इशूड टू प्रोपोर्शनेटली बाय अ कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर एज फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बोनस शेयर आपके उस टाइप के शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है प्रपोर्शन के अंदर। ये कंपनी कुछ प्रपोर्शन वहाँ पे निकाल लेती है, उसके अंदर वहाँ पे उसको इशू किया जाता है। और ये किसको करती है, करंट शेयर होल्डर उनके जितने भी रहते हैं ना उन सभी को वहाँ पे करती है। और ये फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल वहाँ पे कहलाए जाते हैं और उनको फ्री में देती है या फिर उसका बहुत ही कम या मिनिमल अमाउंट वहाँ पे कंपनी उनसे लेती है। तो ज़्यादातर ये जो जब कंपनीज वहाँ पे इशू करती है तो ये बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कर देती है। कंडीशन एंड प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस और प्रोविजंस देखे जाते हैं जब भी कोई कंपनी इशू करती है बोनस शेयर्स को। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ। अब जब भी हमारी कोई कंपनी होती है वो इशू करती है ना इस टाइप के बोनस शेयर, वो सबसे पहले तो फुल्ली पेड अप से करती है। दूसरी चीज़ आती है, अब जब भी हमारे बोनस शेयर को यहाँ पे इशू किया जाता है तो ये कंडीशंस होती है सिर्फ इन्हीं 3 जगह से यहाँ पे बोनस शेयर को कंपनी कर सकती है। तो पहला आता है आपका फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब होता है जैसे कि किसी भी कंपनी को जितना भी प्रॉफिट बचता है एंड में, तो सारे डिविडेंड वगैरह उनको देने के बाद सबको अमाउंट पे करने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है उसके बाद में कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को जहाँ पर भी उन्हें लगाना है वो लगा देती है। और जो भी कंपनी होती है ना वो थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट होती है ना रिजर्व के अंदर ऐड करती जाती है। अब कंपनीज क्या करती है, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो रिजर्व के अंदर वहाँ पे रखती चली जाती है। उससे क्या होता है, अब जैसे आने वाले टाइम में 5 साल के अंदर या 6-7 साल के अंदर उसका जब रिजर्व बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर वहाँ पे बढ़ जाता है तो कंपनीज इस टाइप के बोनस शेयर्स को वहाँ पे इशू करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है, बोनस शेयर को जब भी कंपनी को वहाँ पे निकालना होता है तो वो फ्री रिजर्व के अंदर ही निकाल सकती है। दूसरा पॉइंट आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जब भी कंपनी के पास में सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट जो होता है ना उसका जो अगर पैसा जब भी ज़्यादा आ जाता है तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से ही बोनस शेयर को वहाँ पे इशू किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आता है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं CRR अकाउंट। तो कंपनीज को जब भी बोनस शेयर को इशू करना होता है तो वो इन 3 कंडीशन से, इन 3 अमाउंट से ही वहाँ पे उसको आगे लेके जा सकती है। जिसमें पहला आता है आपका फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और आउट ऑफ CRR अकाउंट। इसके बाद में आता है आपका एक नोट है, नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड ऑफ कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इन अदर वर्ड्स अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर जो भी आपका पैसा जो है ना, आपका कैपिटलाइजिंग रिजर्व जितना भी है, ये कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि वो रिवैल्यूएशन का, जब भी हम असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, जब भी असेट्स की रिवैल्यू की लगाई जाती है करंट रेट पे, जब भी मार्केट के रेट पे उसको रिवैल्यू किया जाता है तो उसका जितना भी प्रॉफिट वहाँ पे निकल कर आता है ना तो कंपनी उससे बोनस शेयर को यहाँ पे इशू नहीं कर सकती। दूसरा आता है आपका, जितना भी उसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करके जितना भी रिजर्व इकट्ठा हुआ होता है उससे भी वहाँ पे बोनस शेयर इशू को वहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है। इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट आता है, सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 स्टेट दैट नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट आउट ऑफ रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। अब इसके अंदर है कि कोई भी कंपनी जब भी उसे कैपिटलाइज करना होता है ना अपने प्रॉफिट को या रिजर्व को फुल्ली पेड अप के अंदर, तो उसको ये कंडीशंस तो यहाँ पे पास करनी ही पड़ेगी। अगर उसमें इनमें से कोई भी कंडीशन अगर उसने पास नहीं की तो कंपनी वहाँ पे इशू नहीं कर सकती बोनस शेयर को। तो पहली आती है, इट ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। मतलब उसको एक अथॉरिटी मिलनी चाहिए, किससे मिलनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से।
मतलब ये चीज़ आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होनी चाहिए, वहाँ से उसको अथॉराइज मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन अथॉराइज्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब ये किसकी रिकमेंडेशन से होना चाहिए, मतलब किसकी मंजूरी से होना चाहिए, जो भी बोर्ड मीटिंग्स होती है उसके अंदर वहाँ पे उसके पास परमिशन वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। जितनी भी अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है या आपकी जर्नल मीटिंग हो रही है, तो उनके पास में बोर्ड मीटिंग्स की वहाँ पे रिकमेंडेशन वहाँ पे मिलनी चाहिए। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट आता है, इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेप्ट सिक्योरिटी इशूड बाय इट। अब इसके अंदर है कि उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो पेमेंट के अंदर। अगर वो किसी को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्टर्स नहीं आना चाहिए, किसी भी पेमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है, इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू टू ऑफ द एम्प्लॉयज सच एज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी बोनस। अब इसके अंदर है कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, मतलब कोई भी ऐसा घोटाला नहीं किया हो वहाँ पे पेमेंट देने के लिए। जैसे कि कंट्रीब्यूशन अगर वो पीएफ फंड्स के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट नहीं रहनी चाहिए। ग्रेचुटी देते हैं तो वो भी उनका कंप्लीट होना चाहिए, बोनस शेयर है तो वो भी होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है, द पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी मेड फुल्ली पेड अप। अब जो उसका पार्टली पेड अप है ना, तो उसको सबसे पहले वहाँ पे फुल्ली पेड अप कराना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे बोनस शेयर को इशू कर पाओगे। इट कंपेल्स विद सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब बाय रूल 14 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। अ कंपनी विच हैज़ वंस अनाउंस अ डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड recommending a bonus share shall not subsequently withdraw the same। इसके अंदर है, अगर आपने यहाँ पे जितने भी रूल्स लिखे हैं 14 नंबर के अंदर, अगर वो सभी वहाँ पे पूरे हो जाते हैं, वो सभी वहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं, तो उसके बाद में कोई भी कंपनी वहाँ पे इशू कर सकती है बोनस शेयर को। इसके बाद में आता है आपका थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसके अंदर ये बोल दो कि हम बोनस शेयर तो इशू नहीं कर रहे, इसकी जगह पे हम डिविडेंड दे देते हैं। तो ऐसा बात नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आप बोनस शेयर को इशू नहीं करोगे। तो ये सभी आती है आपकी कंडीशंस कि कब कब आप बोनस शेयर को इशू करोगे। तो बोनस शेयर का टॉपिक यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद में आता है आपका टॉपिक इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और डिस्काउंट। अब यहाँ पे जब भी आप शेयर को इशू करते हो ना, तो आपके 3 रेट यहाँ पे देखे जाते हैं। 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार की अगर वैल्यू बात करते हैं तो उसके अंदर देखा जाता है कि जो जितनी भी उसकी फेस वैल्यू होती है ना, जैसे 10 रुपये का शेयर है तो उसको 10 रुपये पे ही वहाँ पे इशू कर दिया जाता है। दूसरा आता है आपका प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर देखा जाता है कि 10 रुपये का शेयर था बट आपको यहाँ पे 12 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, प्रीमियम के। तो उसको आप किसके अंदर डालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। इसके बाद आपका तीसरी कंडीशन देखी जाती है एट डिस्काउंट। अब वैसे तो ये जो आपका डिस्काउंट की कंडीशन है ये आपकी हटा दी गई है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और अगर हम बात करें 1956 तक तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे थी डिस्काउंट की, बट अब 2013 के बाद में इस कंडीशन को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो डिस्काउंट के केस के अंदर क्या होता था, अगर कोई शेयर यहाँ पे 10 रुपीज़ का था तो उसके बाद में उसको 1 रुपये का लॉस देखने को मिलता था और उसको 9 रुपये तक में भी वहाँ पर इशू कर दिया जाता था। तो इस टाइप के जो लॉस आते थे तो उसके बाद में हम उसे किस पे करते थे, स्वेट इक्विटी शेयर पे। मतलब हमने थोड़ा सा लॉस उठा के कम रेट के ऊपर, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जब भी हम कर देते हैं तो उसको हम वहाँ पे बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब इसके अंदर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट का जो पैसा है उसको आप कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, उस पैसे का यूज़ आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका सेक्शन होता है आपका 52। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो आपका सेक्शन आएगा ये आएगा 52 इन फुली पेड अप बोनस शेयर। मतलब अभी जैसे हमने बात की थी बोनस शेयर के बारे में, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो बोनस शेयर होते हैं वो हमारे कैसे इशू होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से। तो पहला पॉइंट तो आपका आ गया कि जब भी हमें बोनस शेयर को इशू करना होता है तो हम वो कहाँ से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। दूसरी बात आती है आपकी इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कंपनी का फॉर्म होता है, कंपनी बनाई जाती है, तो उसके अंदर जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले से ही प्रिलिमिनरी पैसे को वहाँ पे जोड़ना स्टार्ट कर देती है।
तो जब भी उनको राइट ऑफ करना होता है, उनको वहाँ से हटाना होता है, तो किस पैसे का वहाँ पे यूज़ किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम की मनी का। थर्ड पॉइंट आता है इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। जब भी हमें एक्सपेंसेस और कमीशन के पैसे को वहाँ पे डिस्काउंट के पैसे को अगर हटाना होता है, तो उसके लिए भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। जब भी हमें रिडीम करना होता है प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का, तो वो भी आपका किस पैसे से यूटिलाइजेशन होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम मनी से। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे बनता है फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। जब भी हमें हमारे खुद के ही शेयर्स को वहाँ पे परचेज करना होता है, तो वो पैसा भी हम कहाँ से लाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से वहाँ पे हम लेकर आते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे हम किस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 52। तो ये बात तो आपकी ख़त्म होती है कि हम इशू ऑफ शेयर कहाँ कहाँ से करेंगे। पहले आपका एक क्वेश्चन आया जाता था कि डिस्काउंट का जो आपका मनी आती थी उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, बट अब जब जैसे कि आपका 2013 के अंदर कंपनीज एक्ट आया, उसके अंदर आपका डिस्काउंट वाले जो कंडीशन है उसको हटा दिया गया है वहाँ पे। इसके बाद में आता है आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। अब इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं स्वेट इक्विटी के बारे में। तो आपका स्वेट इक्विटी के अंदर आता है मीनिंग of equity share as per section 2 subsection 88. The term sweat equity shares means such equity shares as are issued by a company to its director or employee at a discount or for a consideration. अब इसके अंदर यहाँ पे देखा जाता है or for a consideration other than cash for providing their know-how or making available right in the nature of intellectual property right or value addition by whatever name called. अब इसके अंदर देखा जाता है जो भी आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, सबसे पहले तो उसका सेक्शन आता है आपका यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलता है 2, सब सेक्शन होता है इसका 88। अब इसके अंदर आपकी बात की जाती है जो भी आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, अब ये किसको इशू किया जाता है? अब कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को बनाए रखने के लिए, तो उन लोगों के लिए स्वेट इक्विटीज़ यहाँ पे लेकर आते हैं। तो इसके अंदर भी ये देखा जाता है कि जो भी आपका मार्केट रेट होगा ना, उससे थोड़े कम के अंदर, कम पैसों के अंदर इस टाइप के शेयर्स को यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर यहाँ पे लेकर आया जाता है। तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं, या तो आप इसके अंदर कम कैश लेते हो या फिर बहुत ही मिनिमल, और कभी कभी केसेस के अंदर देखा जाता है कि आउट ऑफ फ्री रिजर्व भी इसको यहाँ पे कर दिया जाता है, मतलब बिना पैसों के भी यहाँ पर इसको इशू कर दिया जाता है। अब ये ऐसा कंपनी क्यों करती है? ताकि उससे क्या है, जो कंपनी की जो भी एम्प्लॉयज़ है वो उसके साथ में बने रहे। अब जैसे कंपनीज़ क्या करती है, वो ये बोलती है कि हमारे कंपनी के अंदर 3 साल बाद सभी को स्वेट इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू किए जाएंगे। तब उससे क्या होता है, जितने भी वर्कर्स हैं वो सोचते हैं अगर 3 साल तक तो इसके साथ कंटिन्यू हमें कंपनी के साथ में करना ही पड़ेगा, तब जाके हमें इस कंपनी के यहाँ पे इक्विटी शेयर्स जो है वो वहाँ पे मिलेंगे। तो ये आती है इसकी डेफिनेशन। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती है कि किस कंडीशन के अंदर यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम यहाँ पे इशू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 1, अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो जब भी हमारे ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, तो उन कंडीशंस के अंदर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे इशू कर सकते हैं। द इशू इज़ ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि अब सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा, और उसके बाद में तभी आप इसको यहाँ पे इशू कर सकते हैं। सेकेंड केस आता है द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ शेयर, द करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लास्ड बाय द डायरेक्टर एम्प्लॉय टू होम सच इक्विटी शेयर टू बी इशूड। अब दूसरे पॉइंट के अंदर ये देखा जाता है कि आप नंबर ऑफ शेयर, मतलब कितने शेयर्स वहाँ पे इशू करने वाले हो, उनका कितना मार्केट प्राइस रहने वाला है, करंट मार्केट प्राइस कितना है, कितने डायरेक्टर्स को वहाँ पे आप इशू करोगे, कितने एम्प्लॉयज़ को इशू करोगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय इन अकॉर्डेंस एंड विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी। अब इसके अंदर तीसरे पॉइंट के अंदर आता है कि जो भी आपके इक्विटी शेयर्स है ना, वो सभी लिस्टेड होने चाहिए। लिस्टेड कहाँ से होने चाहिए? आपके सेबी के पास में से लिस्टेड होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि सेबी की जितनी भी रेगुलेशन है, जितनी भी उसकी रूल्स और गाइडलाइंस है, उन सभी को ये फॉलो करना चाहिए। तो उस कंडीशन के बाद में आप तभी उसको कर सकते हो।
इसके बाद में आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट शेयर्स। अब इसके अंदर कुछ लिमिट्स देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू रूल 8 सबसेक्शन 4 अ कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट शेयर्स फॉर मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ 1 ईयर और शेयर ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो इसके अंदर ये देखा जाता है जो आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, तो वो हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरी आती है आपके 5 करोड़। अब इन दोनों में से जो भी आपका हायर अमाउंट होगा ना, आप उसका वहाँ पे कर सकते हो, और इसके अंदर भी आपको 15% से ज़्यादा इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे दो केसेस है कि यहाँ पर आप सबसे पहले 15% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आप देखोगे एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल को देखोगे, और दूसरा आता है आपका 5 करोड़। इन दोनों में से जोन सी भी हायर वैल्यू होगी आपकी, उसके ऊपर वहाँ पे कर दोगे। Provided that the issuance of sweat equity share the company shall not exceed 25% of the paid up equity capital of the company at any time। अब जो भी आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल है ना, उसका 25% से ज़्यादा यहाँ पर आप इसको नहीं कर सकते। तो ये दोनों इसकी लिमिट होती है। लॉक इन पीरियड मतलब कितने टाइम तक का यहाँ पर लॉक इन पीरियड देखा जाता है। रूल 8 subsection 5 state that the sweat equity share issued to director or employee shall be locked in or non transferable for a period of 3 years from the date of allotment। अब इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है ना, मतलब ये जो टाइप के शेयर्स होते हैं ये लॉक्ड हो जाते हैं या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है, आप किसी और को इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसका यहाँ पे जो पीरियड होता है वो 3 साल तक का यहाँ पे बताया गया है, और जब भी आपने यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट वहाँ पे निकाल दी तो उसके 3 साल तक का यहाँ पे टाइम जो है वो दिया गया है। इसके बाद में आपके सभी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात की है सबसे पहले बोनस शेयर के बारे में, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में बात की है, इशू ऑफ शेयर के बारे में बात की है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।